फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी में। हालांकि यूट्यूब पे पहली बार क्लासेस आपको फ्री में दी जा रही हैं। इससे पहले मुझे 3 से 4 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। आपके साथ हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल थोड़ा सा उसका पूरा ज्योग्राफी, होल ज्योग्राफी कैसे स्टार्ट होती है ज्योग्राफी, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद मैंने कहा था इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी हम लोगों को, जैसा कि स्टेट पीएससी और यूपीएससी के लिए वीडियो बनाई जा रही हैं, तो वह उसी का सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने आवर करिकुलम या हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा उसके लिए हम लोग ये क्लासेस बनाएंगे और हमारा कार्यक्रम कैसे चलेगा, आगे की तरफ मूव होगा, वो भी सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे आज। कि सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग इंडिया कहाँ लोकेटेड है उसके बारे में जानते हैं। उसी को ध्यान में रखकर सबसे पहला चैप्टर हम लोग भारत का सामान्य परिचय यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज ये सिलेबस डिस्कशन होगा, किस तरीके से क्लासेस चलेंगी आगे की तरफ, और हर एक चैप्टर के लगभग 7-8 एवरेज वीडियो बनते जाएंगे, जिस हिसाब से ये 100 या उसके लगभग वीडियो बनेंगी। आज हम लोग ये सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि प्रीलिम्स में चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, उसके सिलेबस में केवल इतना लिख दिया गया है, भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, सिर्फ एक लाइन में ये चीज़ बोल के ख़त्म कर दिया है। वही मेंस में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सारी चीज़ें क्या चीज़ पूछी जाएगी। उसमें भी अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह बिखरी हुई हैं। कोई टॉपिक हमारे 3rd पेपर में चला जाता है, तो कोई पेपर 2nd पेपर में है, कोई टॉपिक जो 1st पेपर से कवर होता है। उस सारे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसे एक अपना करिकुलम तैयार किया है मैंने, जिस करिकुलम के हिसाब से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा क्या है, हमारा करिकुलम क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से हम लोगों की क्लासेस चलेंगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इसमें हम लोग देखेंगे भारत की अवस्थिति, वह कहाँ स्थित है। उसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में इंडो चाइना का प्रायद्वीप, पश्चिम में अरब का प्रायद्वीप, और उसकी अवस्थिति, अक्षांशीय अवस्थिति, देशांतरीय अवस्थिति, और उसके पड़ोसी देश और उसके पड़ोसी देशों के साथ कुछ संबंध, कुछ विवादित जगहें, जैसे डोकलाम विवाद हुआ था, भारत, भूटान और चाइना का ट्राई जंक्शन पे स्थित है। इस तरीके से हम लोग कुछ सर क्रीक, जो पाकिस्तान के साथ में विवादित एरिया है, इनकी अवस्थिति के बारे में समझेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। कुछ इस तरीके से इसके 3 से 4 वीडियो में कवर होगा। फिर हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें भारत का भौतिक विभाजन, यह सबसे बड़ा भूगोल के लिए, भूगोल ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए सबसे बड़ा टॉपिक होता है, सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है। जिसमें हम लोग उत्तर से स्टार्ट करते हैं, हिमालय, बीच में फिर गंगा का मैदान या उत्तर पश्चिम का ग्रेट प्लेट्स मतलब मैदान। उसके बाद में फिर आगे प्रायद्वीपीय भारत में अलग अलग हम लोग पठारी क्षेत्रों को देखते हैं।
जैसे अरावली को स्टार्ट किया, अरावली के बाद में फिर मालवा का पठार, फिर विंध्य का पठार और छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार, तेलंगाना का पठार। ये प्रायद्वीपीय भाग का पठारी एरिया, जिसमें छोटे छोटे भागों में अलग अलग बांट करके अलग अलग उसकी विशेषताएं देखते हुए हम लोग इसे कवर करेंगे। उसके बाद तटीय मैदान, तटीय मैदान के बाद में फिर तटीय मैदान, उसके बाद तटीय मैदान और उसके बाद फिर हम लोग द्वीपीय क्षेत्र भी इसी में शामिल करते हैं। द्वीपीय क्षेत्र भी हम लोग इसी में शामिल करते हैं। इसी के बाद में फिर हम लोग इसका हिंद महासागर में कितना अधिकार क्षेत्र है, हिंद महासागर का थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर को भी समझेंगे। उसी के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले तीसरे चैप्टर पे अपवाह तंत्र या इंडिया ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय अपवाह प्रतिरूप। भारतीय अपवाह मतलब भारत में जो नदी प्रवाहित हो रही हैं उनके बारे में सारी चीज़ें कवर करेंगे। इस हिसाब से कि कम से कम हमें 40 से 50 नदियों के बारे में डिटेल से जानना पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस जो है केवल नदियां अगर जो लिख दिया है तो उनका कोई ये नहीं है कि वो डिसाइडेड एरिया है। वो छोटी से छोटी नदी एकदम से कहीं से भी कुछ भी कोई भी नदी के बारे में पूछ सकते हैं, अपवाह प्रतिरूप के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। नदी क्या है, नदी क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह वाटर कैप्चरिंग एरिया क्या है, वाटर शेड एरिया क्या है, वाटर डिवाइडेड लाइन क्या है, नदी बेसिन क्षेत्र क्या है, बड़े बेसिन क्षेत्र क्या है। इस तरीके से नदी अपवाह सिस्टम कवर करते हैं। अपवाह तंत्र के बाद में फिर हम लोग देखते हैं भारत की प्रमुख चट्टानें, जिसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडब्बा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। इन चट्टानों के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि यह भारत में कैसे पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और कब इनका निर्माण हुआ। जैसे कल भी मैंने बताया था कि हम लोग वो 4 क्वेश्चन ध्यान में रखते हुए बढ़ेंगे। क्या है, कहाँ है, क्यों है और कब है। मतलब चट्टानें हैं, कहाँ हैं, कैसे बनी, कब बनी और कहाँ लोकेटेड हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद में फिर मृदा, सॉइल चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चट्टानों के साथ में मृदा के बारे में समझने से हमारे जो भी मिनरल्स, जो भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं, वन संपदा, खनिज संपदा जो भी पाई जा रही है वो चट्टानों और मृदा के आधार पर ही पाई जाएगी। साथ में जलवायु, इसके बाद में जलवायु चैप्टर इनको डिसाइड करता है कि कहाँ पर कौन सी चट्टान रहेगी और कौन सी मृदा बनेगी। उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये फिर 5वां चैप्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें भारत का मानसून एवं वर्षा। भारत का मानसून तो ऐसे पूरी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक में कवर होता है, लेकिन इंडिया के तरीके से मतलब भारत के हिसाब से हम लोग इसे एक बार अच्छे से समझ लेंगे। इंडियन डाइपोल क्या होते हैं, भारत के मानसून आने में तिब्बत के पठार की क्या भूमिका है, एल नीनो, ला नीनो, दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम या व्यापारिक पवने, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और बरसण, जैसे कि मैंने वर्षा ना लिख करके यहाँ पे बरसण लिखा हुआ है। बरसण शब्द का मतलब होता है कि वह वर्षा चाहे हिम के रूप में हो, चाहे पानी के रूप में हो, चाहे वह किसी बूंद या किसी गैसियस फॉर्म में जैसे कोहरा वगैरह, ये भी सारी चीज़ें हमारे बरसण के तहत अंतर्गत कवर करी जाएंगी। मानसून एंड रेन सिस्टम इन इंडिया, ये चैप्टर कवर हो जाने के बाद लगभग इन शुरुआत के 5 चैप्टर के अंदर हमारा 80% सिलेबस कवर हो जाता है। इसके बाद हम लोग इनको अगले चैप्टरों में इनका थोड़ा सा गहन अध्ययन या इनकी थोड़ी सी बारीकियों को समझने के लिए आगे के चैप्टरों में मूव करते हैं, जिसमें भारत में वन संपदा, जैसे वन क्षेत्र आया तो वह मानसून, बरसण, प्रमुख चट्टानें, मृदा, अपवाह तंत्र नदियों के हिसाब से, इस हिसाब से डिसाइड होता चला जाएगा कि कहाँ पर कैसे बन पाए जाएंगे, वह जलवायु डिसाइड करेगी।
वहाँ की जलवायु डिसाइड करेगी कैसे और कितना वन पाया जाएगा। फिर इससे संबंधित वन्य जीव, किस तरीके के वन्य जीव पाए जाएंगे, किस तरीके की वहाँ लकड़ी पाई जाएगी, ये सारी चीज़ें इनसे ऊपर के चैप्टरों से डिसाइड होती रहेंगी। राष्ट्रीय उद्यान ये थोड़ा टेबल फॉर्म में और फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको टेबल फॉर्म में आपको दिया जाएगा, समझाया जाएगा। ये भी समझाया जाएगा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कि वह कहाँ अवस्थित है और क्यों महत्वपूर्ण है। इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत में खनिज संपदा। खनिज संपदा यह भी जलवायु और बनी हुई चट्टानों के आधार पर ही निर्मित होती हैं, जिसमें खनिज संसाधन में हम लोग देखेंगे कोयला क्षेत्र कहाँ पाए जाएंगे, कोयला की मतलब खनिज संसाधनों की बेल्ट होती हैं, वे बेल्ट कहाँ पर अवस्थित हैं, और उसी में आगे की तरफ हम लोग इनका एक मैप फॉर्म में देखेंगे कि कौन से खनिज संसाधन की खान कहाँ पर स्थित है, मतलब उसका मिनरल डिपॉजिट कहाँ पर है। इसमें ऊर्जा संसाधन भी देख लेंगे, जिसमें ऊर्जा से संबंधित खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं। हालांकि ये ऊर्जा संसाधन मैंने अलग से चैप्टर दे दिया है, क्योंकि आजकल एनर्जी का कुछ इस तरीके से महत्व बढ़ता चला जा रहा है। इस तरीके से जिस हिसाब से परिवहन और हर एक चीज़ में आज की डेट में सारी चीज़ों की एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी संसाधन मतलब ऊर्जा संसाधन, इसको हम लोगों ने अलग टॉपिक में और बहुत डिटेल्ड फॉर्म में कर लेंगे। भारत में कृषि और पशुपालन, भारत में एग्रीकल्चर के डिसाइड करने में ये भी प्रमुख चट्टानें, मृदा, जलवायु और अपवाह प्रतिरोध। इसी तरीके से यह भी डिसाइड करेगा कि कहाँ पर गेहूँ बोया जाएगा, कहाँ पर मक्का बोई जाएगी, कहाँ मूंगफली बोई जाएगी, कहाँ केला उत्पादन होगा, कहाँ आम की खेती होगी, कहाँ हम लोग रह पाएंगे, कहाँ हम लोग क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग ऊपर के चैप्टरों से डिसाइड करेंगे, लेकिन इनका हम लोग बहुत ही विस्तार से एकदम से 4 से 5 वीडियो, हरित क्रांति क्या है, द्वितीय हरित क्रांति क्या है, द्वितीय हरित क्रांति के फायदे क्या हुए, और एग्रीकल्चर की भारत के विकास में भूमिका क्या रही है, अभी क्या क्या दिक्कत आ रही हैं, जो भी हमारा कृषि सेक्टर में लगी हुई भारत की 50 से 52% जनसंख्या उसमें कार्यरत है, लेकिन फिर भी वह उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो उसमें टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी दिक्कत आएगी, समस्याएं आ रही हैं, वो भी हम लोग थोड़ा सा इनका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में या अभी समसामयिक मुद्दों के हिसाब से देखते हुए चलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग भारत में उद्योग, हालांकि यह हमारे सिलेबस में तीसरे पेपर में दिया गया है, इकोनॉमी के साथ में इसे जोड़ा जाता है, भारत इकोनॉमी के साथ में जोड़ा जाता है। लेकिन भारत में उद्योग कहाँ लगाए जाएंगे, कहाँ उनका प्रॉफिट अधिक होगा, वह कच्चे संसाधन पर डिपेंडेंट इंडस्ट्री है या परिपक्व संसाधन मतलब मैच्योर संसाधन। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझ लें, जैसे गन्ने की खेती करी जाएगी तो वह कच्चे संसाधन के क्षेत्र है, अर्थात जहाँ गन्ना हो रहा है गन्ने की इंडस्ट्री सिर्फ वहीं लगाई जा सकती है, अर्थात बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे तो गन्ना सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से उद्योगों की अवस्थिति में ज्योग्राफी का बहुत महत्व रहता है। खनिज संसाधन जैसे लोहा है, लोहा खनिज संसाधन अगर जो मटेरियल फॉर्म में अच्छा मिल जा रहा है तो उसे कहीं भी दूर ले जाके थोड़ा सा रिफाइन किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अगर जो कम आ रही है तो वह थोड़ी दूर भी ले जाया जा सकता है, मतलब खान के पास हो या ना हो थोड़ी बहुत दूर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जब तक कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अधिक ना हो जाए। उसके बाद में ऊर्जा संसाधन का तो हम लोगों ने देख लिया है। 10वां चैप्टर हमारा होगा ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के विशेष महत्व देखते हुए हम लोग इसे अलग चैप्टर में ठीक तरीके से एकदम से कवर करेंगे। बहुत डिटेल में बताऊंगा इसमें कैसे संसाधन, हरित संसाधन या जो भी परंपरागत जो भी चलते चले आ रहे हैं डीजल पेट्रोल, इनका संसाधन, नवीनीकृत ऊर्जाएं, पवन ऊर्जाएं, समुद्री ऊर्जाएं, ज्वारीय ऊर्जाएं और भी बहुत सारे संसाधन हमारे पास, जैसे लिथियम, यूरेनियम और थोरियम का 235 हमारे वहाँ पाया जाता है, लेकिन उसका हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के चलते।
टेक्नोलॉजी हमारे पास उतनी डेवलप नहीं है, किस संसाधन मतलब उससे संबंधित समस्याएं भी हम लोग देखेंगे कि हमारे पास संसाधन होने के बावजूद हम उसे किस तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसके यूज़ करने के लिए हम आप मिल कर के प्रयास करेंगे और संसाधनों को समझेंगे और आप आगे बढ़कर जाएंगे। कल को इन्हीं संसाधनों का यूज़ करने में आपका महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारत में परिवहन इस ओवरऑल चैप्टर को मिलाने का काम करता है। जैसे भारत रेलवे, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे, नॉर्थ ईस्ट से लेकर यहाँ स्टार्ट होकर और नॉर्थ वेस्ट तक पूरा रेलवे का जाल फैला हुआ है। हमारी समझ से अब ऐसा कोई राज्य नहीं रहा जहाँ पर कोई रेलवे नहीं है। हाँ, सारे राज्यों में लगभग परिवहन पहुँच गया है रेलवे का, चाहे वह पहाड़ी राज्य हो, पठारी राज्य हो, रेलवे हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में सड़क परिवहन से तो मान लिया डोर टू डोर का परिवहन है, घर सबके घरों को घर से कनेक्ट करने वाला परिवहन है। तीसरा हम लोग आजकल के जो मुद्दे हैं जल परिवहन या राष्ट्रीय जलमार्ग जो भी जोड़े जा रहे हैं, जोड़ करके जलमार्गों पे हम लोग बात करते हैं। इन फ्यूचर में उनका क्या महत्व हो सकता है, उसमें क्या खर्चे आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ेंगे विविध में बहुत सारी चीज़ें हर जगह छूटी रहती हैं। जैसे कौन सी झील कहाँ पे है कुछ छूट गई, या जनजाति, भारत का सांस्कृतिक विभाजन में ह्यूमन ज्योग्राफी के तहत सांस्कृतिक डिवीजन, पॉलिटिकल इश्यूज मुद्दे जो भी रहते हैं हमारे, जैसे कावेरी जल विवाद ये है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा उसका डिस्कशन करेंगे। जनजाति कहाँ पाई जाती है, भारत की जनगणना जो 2011 के अनुसार भारत की जनगणना, वहाँ पर कैसी जनजाति पाई जा रही है, विश्व स्तरीय कैसे जनजातियाँ वहाँ पर निवास कर रही हैं, इनका थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन अच्छे तरीके से करेंगे। उसके बाद में यह मेन चैप्टर रहता है भारत का मानचित्र। उन 5 चैप्टर पढ़ने के बाद में भारत का मानचित्र सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह सारी चीज़ों को समेकित करता है और हमें पॉइंट टू पॉइंट सोचने और उसे डेवलप करने में सहायता करता है। यह चैप्टर भी काफ़ी बड़ा रहेगा, क्योंकि इसको हम लोग स्टेट वाइज करेंगे। जब यूपी कराया तो यूपी का डिवाइड कर लिया, छोटी छोटी गंगा रामगंगा के बीच में बसे हुए डिस्ट्रिक्ट, उसके बीच में नरौरा कहाँ पर स्थित है, वह कैसा संसाधन है, किस लिए महत्वपूर्ण है। इस तरीके से हम लोग छोटा छोटा करके एक एक राज्य को लेकर के मैपिंग करेंगे और बहुत ही डिटेल्ड मैपिंग करेंगे, जितना कि हमारे एटलस में दिया गया है। जैसे एटलस में इंडिया से जुड़े हुए कम से कम 80 पेज में उसके मैप दिए गए हुए हैं। वह इतने डिटेल में दिए गए हैं कि अगर जो उन्हें ठीक से समझा जाए तो काफ़ी समय लग जाएगा। फिलहाल हम लोग अभी तो इतना ये सारी सिलेबस मैंने डिस्कस किया, जिसके हिसाब से हम लोग आगे की तरफ अगली कक्षाओं में बढ़ते जाएंगे। अभी स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें, जिस हिसाब से आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़िए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन YouTube पे ये हमारी क्लासेस अभी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आप लोग सहयोग करिए, थोड़ा सा देखिए, और उम्मीद करता हूँ कि सारी जगह से बेहतर देने का प्रयास करूँगा। और एकदम से अच्छा जो मैं देख रहा हूँ YouTube पे बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं, लेकिन जो अच्छा पढ़ा रहा है वो 2-1 वीडियो डेमो के तौर पे डाल करके फिर वो पेड कर दे रहा है, पेड हो जा रही हैं क्लासेस। इस तरीके से दिक्कत हो रही है। कोई टॉपिक ढूंढने जाओ वो एक जगह नहीं मिल रहा है, एक टीचर नहीं कवर करता है। मैं यह कोशिश करूँगा कि आपको सारी क्लासेस यहीं पे मिलें। एक प्लेलिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी मिल जाएगी, एक प्लेलिस्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट वाइज पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना, और ये सिलेबस आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कल से आप लोग एक एटलस और NCERT की बेसिक बुक्स लेकर के बैठेंगे, क्योंकि जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो आप उसके एटलस
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में कोई भी बेसिक किताब स्टार्ट करने के लिए, बेसिक से स्टार्ट करने के लिए आप NCERT की बुक्स ले लीजिए। NCERT के बुक्स के साथ में, मैप के साथ में, प्लस आप हमारे क्लास पे, हमारे इस चैनल पे भरोसा रखिए, आपको एकदम से बेहतर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू, और जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।